चार टाइप के क्लासिफिकेशन रहते हैं। ये किसमें बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। केमिकली ये कंपाउंड में प्रोटीन का जो भी कंपोजिशन है अमाइनो एसिड का वो किस तरीके से है, ठीक है, उसके बेसिस पे सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या रहेगा? सिंपल वो रहते हैं विच आर ओनली मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, सिंपल अमाइनो एसिड से ये बने रहते हैं। यहाँ पे मतलब अमाइनो एसिड के अलावा और दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रहता। दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जहाँ पे प्रोटीन के साथ एक दूसरा कंपाउंड ऐड होगा। दूसरा यानी कौन सा? नॉन प्रोटीन पार्ट। इट कैन बी आइदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटल आयन, एलिमेंट, मिनरल, इनमें से कोई भी। सो ये जितने भी नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन के साथ जब अटैच होंगे तब उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू कंपाउंड, इसलिए उसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोला। और तीसरा डिराइव्ड प्रोटीन, जो सिंपल और डिराइव्ड से हाइड्रोलिसिस के बाद मिलेंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बाद या फिर कोई भी तरह की एसिड या बेस रिएक्शन के बाद ये जितने भी सिंपल और कंपाउंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उनको डाइजेस्ट मिलने के बाद जो भी प्रोटीन मिलेंगे उन सभी को कहेंगे डिराइव्ड प्रोटीन। ये किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस प्रोटीन। अब उसमें से सब ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है? आइदर दे आर फाइब्रस और ग्लोबुलर, ठीक है, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन किसके ऊपर बेस्ड है? ये इसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन रहेगा। एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि ये जितने भी प्रोटीन है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं या एज ए एंजाइम काम कर रहे हैं या एज ए हार्मोन काम कर रहे हैं। तो ये सेल के अंदर और बॉडी के अंदर कौन सा फंक्शन कैरी आउट करते हैं, इसके बेसिस पे तीसरा क्लासिफिकेशन रहेगा। उसमें से सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। उसमें से सबसे पहला पहली कैटेगरी सोल्यूबल प्रोटीन। सोल्यूबल सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो है विच ओनली कंटेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। ये जितने भी प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने रहते हैं और जिनको हाइड्रोलिसिस करने के बाद अमाइनो एसिड ही मिलेगा, ऐसे जो प्रोटीन रहते हैं उन सभी प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल प्रोटीन में भी अलग अलग टाइप है। ये टाइप किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वेदर दीज कंपाउंड्स आर मेड इन प्लांट, एनिमल, वायरस, फंगस। इसमें फंगस वायरस में भी प्रोटीन बनते हैं बट उनका स्ट्रक्चर वो काफी अलग रहता है। एनीवे, सो ये जितने भी प्रोटीन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, इनका कंपोजिशन क्या है? मतलब अमाइनो एसिड का नंबर और सीक्वेंस के हिसाब से इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगी। इसकी वजह से ये जितने भी अब कंपाउंड है उनकी नेमिंग, उनका स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टी ये भी अलग रहेगी। सो उनमें से कुछ एग्जांपल आपको होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्ब्यूमिन, ठीक है। अल्ब्यूमिन इज वन ऑफ द प्रोटीन which is soluble in water, ठीक है। सभी प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड से बनेंगे। these are soluble in water and they are heat coagulant. coagulation यानी क्या? रिएक्शन लाइक प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जैसे दूध रहता है, दूध से जब दही बनता है, सो ये जितना भी दही है मतलब क्या कि वो प्रोटीन वहां पे एक्यूमुलेट हो गया है, तो यहाँ पे लम्प्स बनते हैं। सो इसी तरीके से जब प्रोटीन को हीट किया जाता है तो उनमें से जितने भी अमाइनो एसिड और प्रोटीन पार्ट रहता है वो जमा हो जाता है। ऑमलेट बनाया होगा सभी ने या किसी ने भी जो नहीं खाते। सो ये यहाँ पे प्रोटीन जो प्रेजेंट रहता है एग में, वो प्रोटीन को हीट करने के बाद उसमें क्लम्प्स बनेंगे, बाकी का मटेरियल उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा, लेकिन ये जो प्रोटीन है वो एक दूसरे के साथ जमा होके पकाने के बाद सॉलिड बन जाता है, जो पहले लिक्विड था। उसको क्या कहते हैं? कोएगुलेशन। हीट देने के बाद कोएगुलेशन होता है। सो जितने भी एल्ब्यूमिन दे आर वाटर सोल्यूबल एंड हीट कोएगुलेट। इसका एग्जांपल क्या है? सीरम एल्ब्यूमिन और सीरम ग्लोबुलिन। सीरम यानी क्या? ब्लड का पार्ट। सीरम एल्ब्यूमिन यानी ये ह्यूमन ब्लड में रहता है और सीरम ग्लोबुलिन जो भी ह्यूमन ब्लड में रहता है। सीरम का पार्ट यानी क्या? कि ब्लड का पार्ट। एनिमल में जितना भी ब्लड रहता है उसमें भी बहुत सारे प्रोटीन डिसॉल्व रहते हैं, जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट जो है वो ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ओके, सो ये एग्जांपल हो गए एल्ब्यूमिन्स के। दूसरा एग्जांपल इसका ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स क्यों बोला है? क्योंकि दे आर ग्लोबुलर इन शेप, और दूसरा दे आर सोल्यूबल इन सॉल्ट सॉल्यूशन ओनली। ये वाटर सोल्यूबल नहीं रहते, लेकिन सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन में, नमक के पानी में सोल्यूबल रहेंगे। और ऐसे टाइप के प्रोटीन सिर्फ प्लांट में ग्लोबुलिन में ग्लूटेन्स।
ग्लूटेलिन्स, ग्लोबुलिन अलग ग्रुप हुआ, वो आगे जाके पढ़ेंगे। तो ग्लूटेलिन्स जो है वे किस पे रहेंगे, सिर्फ प्लांट में बनते हैं। उसका एक एग्जांपल है ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन ये प्रोटीन का नाम है और ये किस पे रहता है, व्हीट, पता है ना ये। और दूसरा राइस, राइस पे रहता है ओराइजनिन। सो ओराइजनिन और ग्लूटेनिन, these proteins are called glutenins। और ये प्रोटीन किस पे रहेंगे, सिर्फ प्लांट में। और बाकी के प्रोटीन और इसमें क्या फर्क रहेगा कि ये जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहता है, ठीक है। और इनमें जनरली बेसिक अमाइनो एसिड का परसेंटेज ज्यादा रहता है। देन नेक्स्ट है प्रोलैमिन्स। सो प्रोलैमिन्स जो रहते हैं दे आर जनरली soluble in neutral solvent। These are generally soluble in neutral solvents and also with 70 to 90% alcohol, and in 70 to 90% alcohol। इनमें ऐसे दो टाइप के सॉल्यूशन में soluble रहता है। और दूसरा they are rich in proline amino acid। They are found only in plant। They are found only in plant and they are rich in amino acid proline। और प्रोलैमिन्स का एक एग्जांपल है थाइन, जो बनता है मेज में। एंड सेकंड रहता है ग्लियाडिन, जो प्रेजेंट रहता है व्हीट में। सो व्हीट और मेज में ये दो प्रोटीन रहते हैं जिसको कैटेगराइज किया है अंडर प्रोलैमिन्स। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स जो रहते हैं दीज आर बेसिक प्रोटीन। बेसिक क्यों बोला है, बिकॉज ये प्रोटीन में बेसिक अमाइनो एसिड का परसेंटेज ज्यादा रहता है। सो बेसिक अमाइनो एसिड का परसेंटेज ज्यादा रहने की वजह से इनको बेसिक प्रोटीन कहा गया है। हिस्टोन का मेन काम क्या रहता है, डीएनए के साथ एसोसिएट होने के बाद क्रोमैटिन फॉर्म करना है, ठीक है। क्रोमैटिन वो प्रोटीन रहता है या क्रोमैटिन वो स्ट्रक्चर रहता है जब डीएनए का एक कॉम्पैक्ट या कॉम्प्लेक्स करने वाले प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है। अपने डीएनए की लेंथ, लीनियर डीएनए की लेंथ बहुत लंबी रहती है। ये जितना भी लंबा डीएनए है उसको अपने न्यूक्लियस के स्मॉल साइज में इनकॉर्पोरेट करना है। न्यूक्लियस जो रहता है वो छोटा रहता है, तो इतने छोटे साइज में इतना लंबा डीएनए कॉम्प्रेस करना है, इसलिए उसको बहुत हेल्प की जरूरत रहती है। तो वो हेल्प को प्रोवाइड करता है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन जो रहते हैं वो 5 टाइप के प्रोटीन रहते हैं जो डीएनए को कॉइलिंग करने के बाद एक स्मॉल स्पेस में अकोमोडेट करते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन किस पे प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ यूकैरियोट, ठीक है। यूकैरियोट यानी कौन से, फंगस, प्लांट, एनिमल, ठीक है। बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते, या जितने भी प्रोकैरियोट है, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट्स हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहेगा। हिस्टोन प्रोटीन किस पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, मतलब जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए है वो एक प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहेगा। इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इसके लगभग 4 से 5 टाइप रहते हैं एंड इसका बेसिक फंक्शन क्या रहता है, हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए, हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इसका एग्जांपल है H2A, H2, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। इनको इस तरीके से नाम दिए गए। तो ये जो पांचों प्रोटीन है इनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, हिस्टोन, ठीक है। इनको सिंपल क्यों बोला है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड के अलावा कोई चीज नहीं रहती, ओके। ये हो गया सिंपल प्रोटीन के बारे में। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो होंगे जो नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। ये कहां तक दिख रहा है, ये बोर्ड यहां तक दिख रहा है आपको, याच्यात दिसतंय ना पूर्ण, नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन।
अब ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है दे आर आइदर एसोसिएटेड विद मेटल आयन एंड ये जितने भी मेटल आयन नॉन प्रोटीन पार्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन सभी को क्या कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो ये वो प्रोटीन है जहां पे प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट रहेगा जिसको क्या कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या रहेगा एक नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड या नॉन प्रोटीन मेटल आयन। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी बताई है उसमें से एक है न्यूक्लियोप्रोटीन। अब ये जो डीएनए का अभी एग्जांपल बताया तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। तो ये इस टाइप के प्रोटीन को क्या कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन, जहां पे न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन और इसका एग्जांपल क्या है क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम। क्रोमैटिन डीएनए क्यों नहीं बोला? क्योंकि डीएनए में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेंगे। न्यूक्लियोटाइड अब जिन्होंने फाउंडेशन का कोर्स किया उनको पता है न्यूक्लियोटाइड यानी क्या, राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, ये तीनों चीजें मिला के बनेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है सिर्फ न्यूक्लियोटाइड रहेंगे तो उसको अपन न्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे क्या नहीं? न्यूक्लियोप्रोटीन कब कहेंगे? जब इसके साथ प्रोटीन अटैच हो। कौन से प्रोटीन अटैच होंगे? ओके, सो क्रोमैटिन ये एक एग्जांपल हुआ। उसमें से दूसरी कैटेगरी अपन देखेंगे क्रोमो प्रोटीन। ठीक है, क्रोमा मीन्स कलर। अब क्रोमो प्रोटीन जो है वो सभी प्रोटीन रहेंगे जिसमें कोई ना कोई कलर्ड कंपाउंड जो है वो अटैच करता है। अब यहाँ पे मेन एम्फोसिस किसके ऊपर है? क्रोमा मीन कलर। ठीक है, अब ये कलर उसको मेटल आयन से भी मिल सकता है, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी मिल सकता है या लिपिड से भी मिल सकता है। इन शॉर्ट जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इस प्रोटीन को कलर मिलेगा उन सभी प्रोटीन को अपन क्या बोलेंगे? क्रोमो प्रोटीन और क्रोमैटो प्रोटीन। ठीक है, बट इसके साथ ही जब लिपिड और प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेशन होता है, लिपिड और प्रोटीन के साथ जब कॉन्जुगेशन होता है तब उस कैटेगरी को अलग से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्फोसिस इसके ऊपर रहेगा क्रोमैटोप्रोटीन के। और क्रोमैटोप्रोटीन का एग्जांपल फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में या फिर ब्लड में कलर किस कंपाउंड की वजह से आता है? हीमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट रहता है जिसकी वजह से रेड कलर आता है ब्लड को? नहीं पता? आयरन। सो क्रोमैटोप्रोटीन वो जहां पे एक क्रोमोफोरिक ग्रुप या कलर इंपार्टिंग कंपाउंड अटैच्ड है। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन स्पेलिंग में एच भी लिखते हैं और HAE भी लिखते हैं, दोनों बराबर है। सो हीमोग्लोबिन साइटोक्रोम जो प्लांट में रहता है, हीमोग्लोबिन सिर्फ एनिमल में रहेगा। साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम एंड फ्लेवोप्रोटीन, ये तीनों जो प्रोटीन रहते हैं ये भी आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, बट ये तीनों का कलर जो है वो अलग अलग रहेगा। और दूसरा, ये तीनों प्रोटीन जो है वो प्लांट में क्या काम करते हैं? इन चेन रिएक्शन। कौन सी चेन रिएक्शन? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ये तीनों प्रोटीन इन्वॉल्व रहते हैं। और जो हम चाय में जो भी कलर आता है इट इज ड्यू टू फ्लेवोप्रोटीन, या उसका एक और ग्रुप रहता है फ्लेवोनॉइड्स जो लिपिड और इसके बीच का कॉन्जुगेशन है। एनीवे, सो ऐसे ये कुछ कंपाउंड है जो कलर्ड रहते हैं। ठीक है, सो इसको कहते हैं क्रोमोप्रोटीन। नेक्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन वो रहेंगे जहां पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बीच में कॉन्जुगेशन रहेगा। ठीक है, सो प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड रहेंगे तब उसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, उनको कलेक्टिवली कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन का एक एग्जांपल है अल्ब्यूमिन, एग अल्ब्यूमिन, जो अंडे में अल्ब्यूमिन प्रोटीन रहता है। अब ये अलग अलग क्यों लिखते हैं? क्योंकि अल्ब्यूमिन प्रोटीन एग में भी प्रेजेंट है और एग अल्ब्यूमिन अपने सिर्फ अल्ब्यूमिन अपने ब्लड में भी प्रेजेंट है।
सो अपने ब्लड में जो रहेगा उसको सीरम अल्ब्यूमिन कहेंगे, ठीक। एग में जो प्रोटीन अटैच्ड है उसको कहेंगे एग अल्ब्यूमिन। सो ये क्या है, ये प्रोटीन विच इज एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट। सो एग अल्ब्यूमिन एंड देन सीरम अल्ब्यूमिन, एग अल्ब्यूमिन एंड सीरम अल्ब्यूमिन, ये दो एग्जांपल हुए ग्लाइकोप्रोटीन के, ठीक है। ये होगी थर्ड कैटेगरी। फोटो निकालना है किसी को तो निकाल लो, ये मिटाना है। निकाल लिया? सो ये हो गई किसकी कैटेगरी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की कैटेगरी। इसके अलावा और भी है इसमें, नेक्स्ट है फॉस्फोप्रोटीन, डी। फॉस्फोप्रोटीन जहां पे प्रोटीन के साथ क्या अटैच रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। जब फॉस्फेट ग्रुप के साथ प्रोटीन अटैच रहेगा तब उसको कहेंगे फॉस्फेट प्रोटीन और फॉस्फोप्रोटीन। इसका बेसिक एग्जांपल रहेगा मिल्क। मिल्क में कौन सा प्रोटीन रहता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन रहता है बताए? और ये जो भी फॉस्फेट रहता है ये कौन से फॉर्म में रहेगा, इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फेट क्या है, इट इज वन ऑफ द मेटल आयन। तो मेटल आयन जो है वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, बट सिर्फ एक मेटल आयन एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच नहीं रहता, इट इज अटैच्ड इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सिर्फ फॉस्फेट रहेगा तो उसको मेटल कहेंगे, बट यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड में 4 मेटल आयंस जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच रहते हैं। मतलब क्या कि उसने अभी कंपाउंड बनाया, अब ये एसिड है तो मतलब ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या एक ऑर्गेनिक एसिड जब प्रोटीन के साथ अटैच रहेगा तब उसको फॉस्फोप्रोटीन कहेंगे। सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो वो कौन से फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में। सो मिल्क में जो केसिन प्रोटीन रहता है, मिल्क में जो केसिन प्रोटीन रहता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। क्योंकि एंड इसीलिए मिल्क को बोन हेल्थ के लिए और ओवरऑल अपने हेल्थ के लिए अच्छा कहता है। क्यों? क्योंकि मिल्क में फॉस्फोरिक एसिड जो रहता है, फॉस्फोरिक एसिड और कैल्शियम के, फॉस्फेट एंड कैल्शियम के सॉल्ट्स जो रहते हैं वो अपने बोन्स में इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं। दैट्स व्हाई मिल्क इज न्यूट्रिशियस फॉर अस। ओके, सो ये एग्जांपल है फॉस्फोप्रोटीन। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड, फोर्थ, देन 6 लिपोप्रोटीन। जहां पे प्रोटीन किसके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, प्रोटीन के साथ, ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन्स के बीच में जब कॉन्जुगेशन या फिर बॉन्डिंग होगी तब उसको कहेंगे लिपोप्रोटीन। अपने बॉडी के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड और पार्टिकल्स रहते हैं जहां पे लिपोप्रोटीन का पार्ट रहता है, उसको कहते हैं सीरम लिपोप्रोटीन्स, उसको कहेंगे सीरम लिपोप्रोटीन्स। ये एक कैटेगरी होगी। देन उसके बाद लास्ट कैटेगरी है मेटालोप्रोटीन, जहां पे मेटल आयंस प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अब ये प्रोटीन में सबसे कॉमन कौन से रहते हैं, कॉपर, आयरन, ठीक है, आयरन और फेरस, एंड थर्ड है मैग्नीशियम। ये 3 एलिमेंट्स जो है या मेटल आयंस जो है वो जनरली प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेशन बनाते हैं नेचर में। उसका एक एग्जांपल हुआ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है और इसी कैटेगरी में हीमोग्लोबिन भी आएगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन प्रेजेंट रहता है। सो हीमोग्लोबिन का एग्जांपल मेटालोप्रोटीन में भी है और क्रोमोप्रोटीन में भी, क्योंकि वहां पे मेटल की वजह से कलर आ रहा है इसलिए इसको क्रोमोप्रोटीन बोला है, और मेटल प्रेजेंट है इसलिए प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है इसलिए उसको मेटालोप्रोटीन भी कहेंगे। सो हीमोग्लोबिन
क्लोरोफिल, ठीक है, हीमोसायानिन, एक और कंपाउंड है हीमोसायानिन करके। आर्थ्रोपॉड्स जो है या फिर केकड़े बताया, हाँ, क्रैब जो रहते हैं, क्रैब फैमिली जो है वो बहुत बड़ी फैमिली, वन ऑफ द फैमिली आर्थ्रोपॉड ग्रुप की। तो क्रैब फैमिली में एक ऐसे क्रैब रहते हैं जिनका ब्लड ब्लू कलर का रहता है। तो ये जो ब्लू कलर का ब्लड रहता है वो किसके वजह से रहता है? अब कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन अपना एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम जो है वो कुछ क्रैब्स में या कुछ आर्थ्रोपॉड्स के मेंबर्स में एक कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड करता है जिसको कहते हैं हीमोसायानिन। सायान मींस ब्लू कलर, ठीक है, और ब्लड में प्रेजेंट इसलिए तो इसलिए क्या बोला? हीम। सो हीम एक ग्रुप है जो ब्लड में प्रेजेंट है और ब्लू कलर का, इसलिए इसको क्या बोला? सायानिन। सो हीमोसायानिन जो है इट इज वन ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आर्थ्रोपॉड, वन ऑफ द क्रैब। सो ये कुछ एग्जांपल है प्रोटीन्स के जिनमें मेटल आयन एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। ये हुआ मेटालोप्रोटीन के बारे में। और ये थी सेकंड कैटेगरी, दैट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। देन उसके बाद थर्ड कैटेगरी है डिराइव्ड प्रोटीन। Derived protein, which are derivatives of simple and conjugate protein. They are derivatives of simple and conjugate protein. So इसमें से ये जितने भी डेरिवेटिव्स आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। बट कब आएंगे? व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑकर, ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्प्लिट करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है? हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में, उसके बाद जो कंपाउंड अपने को मिलेंगे उन सभी को कहेंगे डिराइव्ड प्रोटीन। मतलब ये लॉन्ग चेन जो थी वो और थोड़ी शॉर्ट चेन में कट होगी, उससे और शॉर्ट चेन में कट होगी और उससे और शॉर्ट चेन में कट होगी। अगर यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड की चेन मिली तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइपेप्टाइड, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, सो इनमें से एक पहले कैटेगरी क्या होता है? डीनेचर्ड प्रोटीन, जहाँ पे अच्छा डीनेचर्ड प्रोटीन अपन इन जनरल किसी भी प्रोटीन को कह सकते हैं जो पहली बार हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में जाने के बाद छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनाता है, ठीक है। अब उसके फ्रैगमेंट्स कितने छोटे हैं इसके बेसिस पे उसकी 3 सब कैटेगरी बताई है। इसमें से एक है प्राइमरी प्रोटियोसेस, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोटियोसेस। और ये क्या रहता है? दीज आर वाटर सोल्यूबल short chain of protein, ठीक है, these are water soluble short chains of protein। इससे और ज्यादा फ्रैगमेंट करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोटियोसिस, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोटियोसिस, which are product of primary proteosis, which are प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी प्रोटियोसिस। मतलब इसमें जितनी भी शॉर्ट चेन रहेगी उसका और शॉर्टिंग होगा और जो प्राइमरी प्रोटियोसिस से मिलते हैं वो होंगे सेकेंडरी प्रोटियोसिस। देन उसके बाद इससे भी शॉर्ट जो बनते हैं उसको कहते हैं पेप्टोन्स, ठीक है। दीज आर प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जब पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता या उसमें आधा अधूरा हाइड्रोलिसिस होता है तब उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको कहते हैं पेप्टोन्स, ठीक है, उसको कहते हैं पेप्टोन्स। अब इससे भी छोटे जब बनेंगे तब उसको क्या कहेंगे अपन? पॉलीपेप्टाइड। सो इनमें प्रोटीन के नंबर चेन में जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे अपने को डिराइव्ड प्रोटीन मिलते जाएंगे। ये 3 कैटेगरी और उसकी ये सब कैटेगरी किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, कंपोजिशन, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी क्या? एक्सटर्नली वो किस तरीके से दिखता है या उसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, केमिकली।
कंपोजिशन किसके ऊपर बना है कि प्रोटीन का सीक्वेंस कैसा कैसा है, कौन सा प्रोटीन में अमाइनो एसिड का कौन सा परसेंटेज ज्यादा है और कौन सा कम है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके डिपेंडेंट पे ये कैटेगरी पता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे 3 कैटेगरी बताई गई, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वो रहते हैं जिनका स्ट्रक्चर फाइबर जैसा रहता है और ये प्रोटीन वहां पे लगेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत रहती है। प्लांट और एनिमल में ये प्रोटीन वहां पे लगेंगे जहाँ पे स्ट्रेंथ की जरूरत रहती है, ठीक है। जैसे हमें इरेक्ट रहना पड़ता है तो अपने मसल के साथ बहुत सारे प्रोटीन एसोसिएटेड रहते हैं, तो उसमें से जो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। वो पहली कैटेगरी, ठीक है, कुछ लिख के देंगे। सो दूसरा रहता है ग्लोबुलर प्रोटीन, दीज आर ग्लोबुलर इन शेप, ठीक है। ग्लोबुलर शेप के रहता है क्यों? क्योंकि ये वो प्रोटीन है जिनको ट्रांसपोर्ट करना उनका काम रहता है, या ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए उनको ट्रांसपोर्ट करना या ट्रैवल करना इजी, इसलिए वो ग्लोबुलर शेप के, ठीक है। और थर्ड जो मेम्ब्रेन है, मतलब वो क्या, जो वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। सो ये 3 बेसिक कैटेगरी है किसके, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अपना ये सेशन खत्म होने वाला है, ये सेशन बंद होगा, फिर से आपको ज्वाइन करना है इसी लिंक पे। नेक्स्ट फाइब्रस प्रोटीन, इसमें पहली कैटेगरी है फाइब्रस प्रोटीन। तो ये जितने भी फाइब्रस प्रोटीन उनका मेन फंक्शन किसमें रहता है, इन प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अपने बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं उनके फॉर्मेशन में प्रेजेंट रहते हैं, उनके फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है, अपने बॉडी और ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को। और तीसरा प्रोटेक्शन। अब इसमें से कुछ कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अपने बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में इन्वॉल्व रहेंगे, जिसकी वजह से अपने को स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। मसल जो है वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, तो उनको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत रहती है, तब यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू उनकी हेल्प करेंगे। दूसरा, ये जितने भी टिश्यू है, अभी फाइब्रस क्यों बोला है, बिकॉज दे आर रॉड शेप और वायर शेप, दे आर लीनियर और लेंथ लॉन्गर लाइक अ फाइबर, इसीलिए उसको क्या बोला है, रॉड शेप। और दे आर जनरली इनर्ट। इनर्ट क्या है, इनर्ट का क्या मतलब होता है, इनर्ट का क्या मतलब होता है, इनर्ट का मतलब क्या होता है पता है, इनर्ट का मतलब, अरे बेसिक वर्ड है, पता होना चाहिए। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, ऐसा कंपाउंड जो रिएक्ट नहीं होता इजीली या दूसरे के साथ इजीली रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। दे आर इनर्ट एंड जनरली वाटर इनसोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल नहीं रहते हैं। दूसरा, दे डू नॉट डीनेचर इजीली। डीनेचुरेशन यानी क्या, हीट या दूसरे कोई भी मेथड से जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूटने लगता है, ठीक है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी या और कोई दूसरी चीज की वजह से, इन शॉर्ट कोई भी रीजन से अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूटने लगता है, उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और प्रोटीन टूट जाएगा, तब उसको क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। सो ये जनरली इनर्ट रहते हैं और वाटर इंसोल्यूबल रहते हैं, मोस्टली इनर्ट। इनर्ट है मतलब ये दूसरे कंपाउंड के साथ उतनी इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई देयर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। स्ट्रक्चर स्टेबल है मतलब वो उतना जल्दी टूटेगा नहीं। ये इस कैटेगरी में बाकी की जितने भी प्रोटीन बताया उसके कंपैरिजन में फाइब्रस प्रोटीन जो रहता है वो इजीली टूटते नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड दैट दे डू नॉट डीनेचर इजीली। अब इसमें से एग्जांपल कौन सा है फाइब्रस प्रोटीन का, केराटिन। केराटिन प्रोटीन कहाँ पे रहता है, अपने हेयर, नेल्स और स्किन, ठीक है। अपने हेयर, नेल्स और स्किन की लेयर में ये प्रोटीन जो रहता है ये वाटर प्रूफ है, अपने बालों में और नाखून में रहता है। सो ये जो प्रोटीन है ये अपने को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाल इतनी इजीली टूटते हैं क्या, अगर डाइट खराब हो तो टूटेगा, लेकिन अगर आप अच्छा खासा खाना खा रहे हो तो जनरली नेल्स और हेयर जो रहते हैं इतनी इजीली ब्रिटल नहीं होते, ठीक है। सो आपके नाखून या बाल ब्रिटल है या जल्दी टूटते, इसका मतलब क्या कि आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, जो अभी नहीं है। पॉइंट इज कि ये प्रोटीन जो रहता है
ये अपने बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शन, नाखून का काम क्या रहता है, अपने उंगलियों की टिप्स जो है, ठीक है, अपन दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि अपने हाथों को और उंगलियों को कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। अपने टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए नाखून रहता है, ठीक है। सो ये किससे बने रहेंगे, केराटिन प्रोटीन से। दूसरा एग्जांपल है कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन जो है अपने बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं। इसके अलावा है इलास्टिन एंड मायोसिन एंड फाइब्रोइन। और एक एग्जांपल था अब यहाँ में से कोलेजन प्रोटीन जो है वो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में एज ए कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अपनी स्किन में जो भी पफिनेस आती है वो किसकी वजह से आती है, कोलेजन प्रोटीन में। अपने बॉडी में जितनी भी इलास्टिसिटी है वो क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि उस मसल में इलास्टिन प्रोटीन का परसेंटेज ज्यादा रहता है, जो अपने मसल्स को और ऑर्गन को स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा। थर्ड मायोसिन, अपने जितने भी मसल है उस मसल में प्रोटीन रहते हैं, उसमें से एक प्रोटीन है मायोसिन। अपन जो भी हरकतें कर रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे उंगलियों का ये जो भी मूवमेंट है या हम लोकोमोट कर रहे हैं, तो ये लोकोमोशन में ये जो भी मसल है उनमें ये मायोसिन प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तो इनकी वजह से अपन मूवमेंट करते हैं। देन फाइब्रोइन प्रोटीन जो है आई थिंक ये सिल्क पता है, हाँ, सिल्क का पार्ट रहता है, सिल्क फाइबर जो रहता है उसका पार्ट रहता है। सो ये वो प्रोटीन है जो दे आर रॉड और वायर शेप, और इसलिए उनको क्या बोला है, फाइब्रस प्रोटीन। इसका दूसरा एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन। दूसरा एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर क्यों बोला, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैसे है, दे आर स्फेरिकल इन शेप। प्रोटीन की जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी वो उसको कौन सा शेप आता है, ग्लोबुलर, ठीक है। एंड दीज प्रोटीन आर समवॉट सोल्यूबल इन वाटर, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं रहते, पार्शियली सोल्यूबल रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, समवॉट वाटर सोल्यूबल। सेकंड, दे फॉर्म कोलाइड इन वाटर। कोलाइड यानी क्या पता है, समवॉट सोल्यूबल है मतलब क्या, कि इस प्रोटीन का कुछ पार्ट जो है या कुछ अमाइनो एसिड जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे। अब ये डिसोल्यूशन होने के बाद एक वाटर में बहुत सारे पार्टिकल जमा है, ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, मतलब बम्बार्ड होते हैं या एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं, तो ये जो है उसको हम क्या कहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। सो ये पार्शियली सोल्यूबल है और पार्शियली सोल्यूबल है, दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन और दे फॉर्म कोलाइडल मिक्सचर। और इसका बेसिक काम क्या है, दे एक्ट एज एंजाइम्स, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं, दे एक्ट एज एंजाइम्स और हार्मोन्स, ठीक है, एंड मैसेंजर, जो अपने बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करते हैं। सो ये जितने भी ग्लोबुलर प्रोटीन है वो इस तरीके से अपनी बॉडी में हेल्प करते हैं। और इसका एक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या बताया अभी, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, अरे अभी बताया ना, बताओ जल्दी आंसर बताओ। हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है अपनी बॉडी में, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हाँ बराबर, ठीक है। सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसमें से ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट हुआ, ग्लोबुलर शेप का है और ऑक्सीजन कैरी करता है। दूसरा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है वो कौन सी कैटेगरी, अगर इस तरीके से देखते हैं तो एंटीबायोटिक किसमें आएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन में, क्योंकि एंटीबायोटिक्स में प्रोटीन रहता है और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड रहते हैं। एंटीबायोटिक्स का काम क्या रहता है, अब सॉरी एंटीबायोटिक्स तो कंपाउंड हुआ है, एंटीबॉडीज। अच्छा, एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स दोनों का काम क्या रहता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी में आ रहे हैं, एंट्री हुई है, उनको डिस्ट्रॉय करना। एंटीबायोटिक्स से क्या है कि मेडिसिन या एक कंपाउंड है
जो प्रोटीन भी रह सकता है और नॉन प्रोटीन भी रह सकता है, जो अपन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। और एंटीबॉडीज वो कंपाउंड है, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। कौन? एंटीबॉडीज। सो इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन बनाते हैं, ठीक है। अब ग्लोबुलर शेप का है तो इस कैटेगरी के हिसाब से इसमें आएगा ग्लोबुलर प्रोटीन में। अगर कंपोजिशन के हिसाब से देखेंगे तो एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज कौन सी कैटेगरी बताई अभी? एंटीबॉडीज कौन सी कैटेगरी बताई अभी? बताओ जल्दी। अभी पढ़ा ना, पहले का क्लासिफिकेशन पढ़ा ना, एंटीबॉडीज अभी एक्सप्लेन करके बताया एंटीबॉडीज किसका पार्ट है। अगर कंपोजिशन के हिसाब से देखेंगे तो एंटीबॉडीज कौन से कैटेगरी में आएगा कंपोजिशन के हिसाब से? कॉन्जुगेट प्रोटीन में से कौन सी कैटेगरी रहेगी उसकी? बताओ जल्दी आंसर। हीमोग्लोबिन कौन सी कैटेगरी में आएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से? तो बताओ दोनों कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एंटीबॉडीज और हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में आएंगे? सो गए क्या? भूख लगी? हाँ, ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आएंगे? हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज अभी, हाँ, क्रोमोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्रोमोप्रोटीन है क्योंकि वो कलर देता है, और मेटल आयन इसकी वजह से वो मेटालोप्रोटीन में भी काउंट होगा। और एंटीबॉडीज क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, पहले इधर लिखा था ग्लाइकोप्रोटीन। सो ये एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन। उसके बाद थर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन वो है, these proteins are embedded in membrane of cell. मेम्ब्रेन्स के सेल में, सेल के मेम्ब्रेन्स में ये प्रोटीन जो रहता है वो एम्बेडेड रहता है, और इनका बेसिक फंक्शन क्या रहता है? ट्रांसपोर्टेशन और सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम करना। एक से दो सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे रहेंगे? तो उनके बीच में मेटल आयन एक्सचेंज होता है, और ये जो मेटल आयन का एक्सचेंज है उसके बेसिस पे दो सेल में सिग्नल पास होगा। कि फॉर एग्जांपल प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल में तो नर्वस सेल या नहीं रहते, मतलब प्लांट में ब्रेन नहीं रहता, ब्रेन टिश्यू नहीं रहता। सो उनमें सिग्नल कैसे पास होगा? तो दो मेटल आयन जो रहते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे। जब उसका आयनिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो जो भी रिस्पेक्टिव सेल है वो रिस्पेक्टिव सेल को अप्रोप्रिएट सिग्नल जाएगा, ठीक है। अब ये जितने भी मेम्ब्रेन प्रोटीन है इनका आयनिक बैलेंस का मेंटेन करके रखना एक फंक्शन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन दूसरा फंक्शन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना, आयन को ट्रांसपोर्ट करना, और बाकी के जितने भी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको ट्रांसफर करना। ये सब जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के काम है उनमें इन्वॉल्व रहते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन। एंड दूसरा, दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व रहते हैं, जो सेकंड लेयर है, एंड एनिमल के केस में आउटर मोस्ट लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर में जो प्रोटीन है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में भी हेल्प कौन करेगा? मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये जितने भी मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसका डायरेक्ट फंक्शन के नाम तो बहुत सारे हैं, वो अपन जैसे जैसे हर यूनिट पढ़ेंगे उसमें वैसे वैसे उनके नाम पता चलेगा। सो इन जनरल दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, एक्ट्स एज रिसेप्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, एज ए रिसेप्टर काम करेंगे, और एक फंक्शन है आयन चैनल्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांसपोर्ट नहीं होते, और आयंस भी ट्रांसपोर्ट होंगे, मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ये मिनरल जो है जिसपे चार्ज है, कोई ना कोई तो भी चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहने वाले पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग चैनल लगेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसफर करने के लिए अलग चैनल लगेंगे, ठीक है। सो इन दोनों में फर्क रहता है, और वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के लिए अलग चैनल रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये चैनल जो है वो हमेशा ओपन नहीं रहते, वो सेल की जरूरत के हिसाब से ओपन रहेंगे।
जैसे हम घर का द्वार हमेशा खुला रखते हैं क्या? नहीं, जब जरूरत है तभी खुला रखेंगे, नहीं तो बंद रखते हैं। तो हर चीज के लिए एक टाइम पीरियड रहता है और सेल की जितनी भी जरूरत है उसके हिसाब से ये चैनल ओपन और क्लोज किए जा सके, इसलिए हमेशा ओपन नहीं रहते। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग प्रोटीन चैनल, मिनरल आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग प्रोटीन चैनल। ठीक है, सो ये हो गए मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो ये कैटेगरी किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फाइब्रस रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, और ये इनका स्ट्रक्चर है। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन ग्लोबुलर भी रह सकते हैं, रॉड शेप भी रह सकते हैं, या और कोई भी शेप के रह सकते हैं, इरेगुलर शेप के भी रह सकते हैं, बट ये मेम्ब्रेन में एसोसिएटेड, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में बताया मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ये अभी जो पढ़ा है ये इसमें कुछ पूछना है या कोई पार्ट नहीं समझा?